नेशनल पेंशन स्कीम ये किस तरह का स्कीम है और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय आप कौन से टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं और जब आप विड्रॉल कर रहे हैं उस समय आपको किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही साथ इसके टायर 1 टायर 2 अकाउंट्स किस तरह के हैं और इन बिटवीन हम इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का, और आज हम जानने जा रहे हैं एनपीएस के विषय में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम ये एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 के पहले लेकर के आई थी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। 2015 के बजट में इसमें टैक्स बेनिफिट को ऐड कर दिया गया, इसको ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए। और ये आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो आगे चल करके हम लोग बात करेंगे कि विड्रॉल के समय में किस तरह से टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप किस तरह के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 टायर 1 अकाउंट और नंबर 2 टायर 2 अकाउंट होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की मदद लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में किस तरह के फंड्स होते हैं या स्कीम्स होते हैं। इसमें भी टोटल 4 तरह के स्कीम्स हैं। अब ये 4 तरह के स्कीम्स कौन से हैं? ए, सी, ई और जी। ए फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी फॉर गिल्ट फंड और ई फॉर इक्विटी है। अब इसमें अल्टरनेटिव जो फंड है उसमें आप 5% ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जो इक्विटी स्कीम है उसमें आप मैक्सिमम 50% आपका जो एलोकेशन है उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है अलग, गिल्ट फंड होता है अलग, और उसके बाद से इक्विटी फंड के अलग अलग स्कीम्स होते हैं। यहां पे इक्विटी फंड सिर्फ एक ही है, और बाकी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर किया जाएगा वो आपका सी कैटेगरी का फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड वाला है। और एक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जहां पर इन्वेस्ट किया जाता है गिल्ट फंड में, वो जी वाला फंड है। अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किस तरह के हो सकते हैं? जब आप कॉमर्शियल मॉर्गेज वाला जो पेपर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उस तरह के फंड्स को अल्टरनेटिव कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी और गिल्ट जैसा है वैसा है। और जहां पर कोई भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां एक स्ट्रक्चर होता है कि फंड मैनेजर होता है। इस जो स्कीम है, इस स्कीम में फंड मैनेजर कंपनीज है। जैसे अगर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का हाउस है तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एक फंड मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, और उसी तरह से एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, कोटक है, एसबीआई है, एलआईसी है, रिलायंस है और यूटीआई है। ये टोटल 8 फंड मैनेजर हैं जो इसको मैनेज करते हैं। अब टायर 1 और टायर 2 अकाउंट क्या होता है? टायर 1 वो अकाउंट होता है जो कंपलसरी होता है। आप अगर एनपीएस खोल रहे हैं तो पहला आपका जो अकाउंट खुलता है वो टायर 1 अकाउंट है। टायर 2 का जो अकाउंट होता है उसे आप खोल भी सकते हैं और नहीं भी खोल सकते हैं। तो जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है कि इन्वेस्टमेंट आपने किया और उसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट का क्लेम कर रहे हैं, वो टायर 1 अकाउंट में आपको क्लेम कर सकते हैं। और टायर 2 में चूंकि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपका कंपल्सन भी नहीं है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करके रखना होगा 60 ईयर्स के टेन्योर तक। तो टायर 2 एक ऐसा अकाउंट है जो आप जब चाहे पैसा उसमें डाल सकते हैं, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आपका टायर 1 अकाउंट नहीं है आप टायर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो टायर 1 इज कंपल्सरी और टायर 2 आप ऑप्शनल है, खोल भी सकते हैं नहीं भी खोल सकते हैं। तो ये हुआ टायर 1 टायर 2 का क्लैरिफिकेशन। अब दूसरी बात आती है कि जैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप फंड मैनेजर के ऊपर ये ऑप्शन नहीं छोड़ के रखते हैं कि भाई जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता जाएगा
आप मेरे एसेट एलोकेशन को मेरे उम्र के हिसाब से रीअलाइन करते जाना। लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो खुद से अपना फंड चूज कर सकते हैं, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट आप 50% मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो स्कीम्स है जैसे कि अल्टरनेटिव और आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गिल्ट, उसमें आप एलोकेशन रेस्ट 50% का कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑटो मोड में जाते हैं तो ऑटो मोड में आप ये जो फंड मैनेजर्स हैं उनको ये चॉइस दे रहे हैं कि आप हमारे फंड को हमारे एज के हिसाब से उसको मैनेज कीजिएगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे इन्वेस्टर का एज बढ़ता जाएगा, ये आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है, जो रिस्की फंड है, उसको डेट फंड या कंजर्वेटिव फंड्स टाइप के स्कीम्स में शिफ्ट करते जाएंगे ताकि आपका रिस्क कम होता जाए। लेकिन जब आप एक्टिवली मैनेज करते हैं तो आप खुद से देखेंगे कि मुझे किस में अच्छा रिटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से आप खुद से उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। और ये ड्यूरिंग द टेन्योर आप जब भी चाहें उसको एक्टिव से ऑटो और ऑटो से एक्टिव में स्विच भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप चाहें तो ये जो फंड मैनेजर्स हैं इसको भी इनिशियली आपको चूज करना होता है कि आप कौन फंड मैनेजर के साथ में जाना चाहते हैं। ये फंड मैनेजर का ऑप्शन भी आप जब चाहे तब स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी आपको फंड का परफॉर्मेंस LIC का अच्छा लग रहा है तो आप LIC के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं SBI में जाना है तो आप SBI में भी जा सकते हैं। तो ये फंड मैनेजर का ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से आता है कि आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। इसमें टैक्स बेनिफिट का ऐसा है कि इसमें 3 सेक्शन के अंदर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है ATCCD1 और दूसरा है ATCCD1B और तीसरा है ATCCD/2। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ATCCD1B। अगर आप ATC का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जो 1.5 लाख रुपए तक का है, तो नेक्स्ट 50,000 रुपया आप अगर NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका अंडर सेक्शन ATCCD1B के तहत क्वालिफाई होता है टैक्स बेनिफिट के लिए, जिसमें कि आपको टोटल 1.5 लाख ATC का प्लस 50,000 NPS का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर आप ऐसा है कि कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे, जैसे ATCC में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, आपका LIC पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी, आपका ELSS, या फिर आप बच्चों के स्कूल फीस देते हैं या फिर होम लोन का EMI पे करते हैं, ये सारा चीज आप नहीं करके आप अगर एक ही जगह पे पूरा 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपका जो 1.5 लाख रुपया जो ATC में आप इन्वेस्ट करने के बजाय यहां पे कर रहे हैं तो वो क्वालिफाई होता है ATCCD1 में, और रेस्ट जो 50,000 आपका होगा वो क्वालिफाई करेगा ATCCD1B में। अब थर्ड जो सेक्शन आता है वो है ATCCD2। इसमें क्या है कि सपोज आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी का 10% पैसा जब NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो वो 10% पैसा आपका ATCCD2 के लिए क्वालिफाई करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर जो आप ATC और ATCCD1B में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके अलावे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये टैक्स बेनिफिट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको मिल रहा है। अब बात आती है कि इतने दिनों तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे और अगर बीच में हमको पैसे की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये विड्रॉल ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल है। इसके लिए आपका NPS का मिनिमम 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 3 साल पुराने सब्सक्राइबर हैं NPS के तो आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और विड्रॉल आप 25% अमाउंट ही कर सकते हैं। जो भी आपका फंड वैल्यू है उसका 25% अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ये विड्रॉल आप म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं कर सकते हैं कि भाई जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मेरा पैसा है, मैं जब चाहूं तब विड्रॉ कर सकता हूं। नहीं, NPS में ऐसा नहीं चलता है। आपको NPS से पैसा अगर विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको रीजन देना होता है, और ये 3 रीजन ही अवेलेबल है जिसके तहत आप NPS से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और ये 3 रीजन क्या है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला है
कि अगर आपका या आपके फैमिली मेंबर किसी का भी कोई मेडिकल इशू है और ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आप एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप एनपीएस से 25% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और तीसरा जो रीजन है वो है, आप अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी आप एनपीएस से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और इसका दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि आपने एक विड्रॉल किया और दूसरा बार आप विड्रॉल करना चाहते हैं, इसके बीच में आपको 5 साल का गैप देना होता है। 5 साल के इंटरवल के बाद ही आप दूसरा विड्रॉल कर सकते हैं। इसी तरह से 5 साल के इंटरवल पे आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि 3 साल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं और 5 साल के इंटरवल पे विड्रॉल कर सकते हैं 25% अमाउंट। ठीक है। अब बात आती है कि जब मैच्योरिटी हो गया उस समय में इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैच्योरिटी में आप 60% ऑफ द अमाउंट कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और रेस्ट 40% के ऊपर आपको कंपल्सरी पेंशन लेना होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैंने अगर 60% अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो उसका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। 60% अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से आपको 20% अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना होता है एज पर योर टैक्स स्लैब, और रेस्ट जो अमाउंट होता है वो आपको टैक्स फ्री मिल जाता है। सपोज अगर आपने एनपीएस में 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा किया और 1 करोड़ का कॉर्पस से आप 60% अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि 60 लाख आप अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका 20% यानी कि आपको सिर्फ 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता है और वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ आपने जाना कि ये एनपीएस किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके फंड्स हो सकते हैं। एक चीज मैं भूल गया जो मैं आपको इंक्लूड करना चाहता हूं, वो है कि जितने भी 8 फंड मैनेजर्स हैं इनके सभी के पास में ये चारों तरह के स्कीम्स अवेलेबल है, अल्टरनेटिव, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी और गिल्ट। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास में कोई फंड्स अवेलेबल है किसी के पास में नहीं है, इस सबके पास में ये फंड्स अवेलेबल है और आप उनको जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको एनपीएस में क्या है, कैसे है, नहीं है, ये सब बताया। और इसके अलावे इसे कैसे करना है इसके लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप YouTube में बहुत सारे वीडियो ऐसे अवेलेबल है जहां पर कि ये बताया गया है कि आप एनपीएस कैसे खोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।